Hello and welcome back to the Platform of Success capsule. Those who are new to our channel, we have started a series on general awareness and current affairs for NTPC Group D exam. जैसा कि आप लोग जानते हैं इस एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट दिसंबर 15 ऑनवर्ड्स है, तो हम लोग ये सीरीज़ को आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग इस जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और वैसे ही पैटर्न पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट हैं. सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. बाकी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी आप लोग देख सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए. सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. क्वेश्चन नंबर 1. डैश स्टडी द रोल ऑफ अर्थवॉर्म इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. रोल ऑफ अर्थवॉर्म इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. द आंसर इज चार्ल्स डार्विन. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहले कई बार क्वेश्चन आता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से एसोसिएटेड कौन है, तो चार्ल्स डार्विन. और इनकी बुक के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो बुक है वो किसने लिखी है. ये दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमन है एग्जाम में, घुमा फिरा के इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा दोबारा पूछा जाता है, तो इन सब का आंसर क्या होगा, चार्ल्स डार्विन. और इन्होंने ही अपनी बुक में पहली बार ये चीज़ बताई थी कि जो अर्थवॉर्म है दे टर्न द सॉइल विच मेक्स इट मोर फर्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन रिप्रोड्यूस करता है बाय मल्टीपल फिशन. द आंसर हियर इज प्लास्मोडियम. डी इज द करेक्ट आंसर. अमीबा, पैरामीशियम और प्लास्मोडियम दे रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन. और इसमें जो हाइड्रा है और जो यीस्ट है दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. हाइड्रा पे तो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा जाता है रेपिटेटिव मोड में. इन दोनों का आंसर बडिंग है और दिस इज बाइनरी फिशन. तो आपको इसको अच्छे से याद रख लेना है. अगर ये दोनों ऑप्शन हो तो आंसर इज बडिंग और प्लास्मोडियम हो तो मल्टीपल फिशन. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एपिकल मेरिस्टम आर फाउंड एट द टॉप ऑफ द डेवलपिंग. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ऊपर, जिसको हम लगातार टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे हर वीडियो में हर टॉपिक को. इसका आंसर है रूट. ये ऑन द जो रूट जो प्लांट की जो टिप होती है रूट्स की, उस पे मोस्टली ये फाइंड आउट किया जाता है. इसका काम क्या है, ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स. सो बी इज द करेक्ट आंसर. द स्टेट ऑफ बंगाल वॉज पार्टीशन इन. इसका पार्टीशन कब हुआ था, 1905 में. लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था. उस समय वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन थे. और इसको रीयूनाइट कब किया गया था, 1911. उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे. ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च हुआ, फिर सूरत स्प्लिट कब हुआ. अनाउंसमेंट 1905 में कर दी गई थी स्वदेशी मूवमेंट की. तो आपको इससे रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स को माइंड में रखना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इन द आई इज द इमेज फॉर्म्ड इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया. इसका आंसर है बिहाइंड रेटिना. जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, जहाँ की जो इमेज है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट पे फॉर्म होती है बिहाइंड द रेटिना. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रियल इज द करेंसी ऑफ. करेंसी और कैपिटल पे आप लोगों को क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है. जो रियल है वो ब्राजील की करेंसी है. और अगर हम बाकियों की बात करें, घाना की, कंबोडिया की रियल, रैंड है साउथ अफ्रीका की. तो आपको इसको इन करेंसीज को माइंड में रखना है. हम हर क्लास में ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे आपकी सारे टॉपिक्स की रिवीजन हो पाए, कोई भी चीज छूटे नहीं एग्जाम में. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन जातका टेल्स देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड बुद्धा. आपको इस कीवर्ड को याद रखना है, जातका टेल्स. इसमें लॉर्ड बुद्धा के प्रीवियस उनके पहले जितने जन्म हुए उनसे रिलेटेड काफी सारी कहानियां हैं. तो बहुत बार ये चीज पूछ ली जाती है एग्जाम में. इवन की जो अजंता एलोरा केव्स हैं उनमें भी बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं इन्हीं से इंस्पायर्ड हैं. तो आपको ये याद रखना है. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है. कई बार पूछा जाता है कि स्लैश एंड बर्न जो है
उसका अनदर नाम क्या है? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, तो उसका भी जूम है। तो आपको जूम कल्टीवेशन को याद रखना है। ये नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें बहुत पुराने टाइम से इसको प्रैक्टिस किया जाता है। इसके अलग अलग स्टेट में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन झूमिंग के ऊपर आता है, या स्लैश एंड बर्न दिया होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर दिया होता है। और जो झारखंड है उसमें उसको कुरुबा कहते हैं, और जो जितने हिमालयन स्टेट्स हैं उनमें उसको खिल कहा जाता है इस प्रैक्टिस को। तो आपको इसको याद रखना है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ल लाइनस इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इसको हमने बहुत कॉमनली क्वेश्चंस में पहले भी पढ़ा हुआ है कि जितने भी प्लांट्स के, एनिमल्स के, बैक्टीरिया, इन सब ऑर्गेनिजम्स के जो भी नाम थे उनको आइडेंटिफाई, नेमिंग और क्लासीफाइंग का जो काम था वो इन्होंने किया था। सो ही इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, द उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वह कहाँ लोकेटेड होते हैं? आंसर इज फ्लावर। और जो प्लांट के आप जानते होंगे कि जो एक फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मेन पार्ट्स फ्लावर के जैसे स्टेमन, पिस्टल, पेटल्स, सेपल्स, ये लगातार क्वेश्चन में आते रहते हैं। हम इन पे आगे भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है कब इस्टेब्लिश की गई? आंसर इज 1875। ये न्यूयॉर्क में फॉर्म हुई थी इन 1875। मैडम ब्लैवेस्की का इसमें उनका नाम है, और इसको लेटर ऑन एनी बेसेंट ने भी ज्वाइन किया था। उन्होंने फॉर्म वहाँ किया था, बट लेटर ऑन दे केम टू इंडिया एंड दे स्टार्टेड हियर दिस थिंग, द थियोसॉफिकल सोसाइटी। ऑफिशियली वहाँ पे फॉर्म की गई थी न्यूयॉर्क में। इनमें से कौन से वेदास हैं जिनमें मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स की बात की गई है? दैट इज अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है उसमें वैदिक हाइम्स हैं, मंत्र लिखे हुए हैं, वैदिक हाइम्स हैं उसमें। सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा वेदा म्यूजिक से साथ रिलेटेड है, तो सामवेदा है। अगर हम वैदिक हाइम्स की बात करें तो ऋग्वेदा है, और अगर हम मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स की बात करें तो अथर्ववेदा है। और इसमें कुछ मंत्रास हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ब्रोफाइट है? तो आंसर है डी। ब्रोफाइट्स में आप जानते हैं कि 3 नॉन वेस्कुलर टाइप के लैंड प्लांट्स आते हैं, मॉसेस, हॉर्नवॉर्ट्स और लाइववॉर्ट्स, और ये सीडलेस रहते हैं एंड दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनके साथ लॉर्ड डलहौजी का नाम जुड़ा हुआ है, वो उस समय गवर्नर जनरल थे 1848 में। ये लागू की गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें जिस भी हायर के पास सन नहीं था उसको ब्रिटिश अपने अंडर ले रहे थे, उस स्टेट को। इसी में फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बना रिवोल्ट ऑफ 1857 का, जिसमें कि रानी ऑफ झांसी का भी नाम फिर आता है। झांसी, सतारा, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स थी जिनको ब्रिटिश ने एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई अपीयर्स डैश व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस व्हीकल। जब हम लोग यहाँ से अर्थ को देखते हैं तो हमें स्काई ब्लू दिखता है। किस फिनोमिना से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स। तो स्कैटरिंग के फिनोमिना से ये एक अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्कैटरिंग से हमें क्या होता है कि ब्लू लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है हमारे पास। लेकिन स्पेस में क्या है? देयर इज नो एटमॉस्फेयर, तो एस्ट्रोनॉट्स को एक्चुअल कलर दिखता है, दैट इज ब्लैक। तो एक एस्ट्रोनॉट को स्काई कैसा दिखता है? ब्लैक। ये भी बेहद कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम्स में। मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, हो सकता है किसी को कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे हो, लेकिन कई बार इजी क्वेश्चन में हम लोग इतनी सिली मिस्टेक करके आते हैं कि हम एग्जाम के बाद सोचते हैं कि हमने अच्छे से सुना होता। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आपको भले क्वेश्चन इजी लगे बट स्टिल आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आपको कोई तो ऐसा पॉइंट मिलेगा एडिशनल पॉइंट्स में जो आपको नहीं पता होगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच वैल्यू एक्सेसिव एसिडिक सोल्यूशन की क्या होगी? 0 होगी। इसको मैं आपको लास्ट किसी क्लास में भी बताई हूँ कि जो पीएच स्केल है 0 to 14 पे है।
यहाँ पे हम 7 मान लेते हैं, तो 7 क्या है, न्यूट्रल है। जो हम नॉर्मली पानी पीते हैं उसका पीएच 7 रहता है। अगर कोई भी चीज़ 7 से 14 की तरफ जाती है तो वो उसकी बेसिसिटी बढ़ती है, और अगर यहाँ से 7 से 0 की तरफ जाती है तो उसकी एसिडिटी, उसका वो ज़्यादा एसिडिक होगी। तो जितना जितना नंबर पीछे जाएगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा दिन जो है इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हिंदी डे टू मार्क द बर्थडे ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जिसको पहली बार 1975 में सेलिब्रेट किया गया। जो सबसे पहले जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो पहला 1975 वाला था वो नागपुर में हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी, और ऐसे हर ईयर ये मनाया जाता है 10th ऑफ जनवरी को। 10th ऑफ जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, और पहला यहाँ सेलिब्रेट हुआ था, और 2018 में मॉरिशियस में हुआ था वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है। और जो अगर आपको क्वेश्चन है नेशनल हिंदी डे, देखो वो वर्ल्ड हिंदी डे है और ये नेशनल है। जो नेशनल है वो सितंबर 14 को मनाया जाता है। नेशनल हिंदी डे जो है वो सितंबर 14 को मनाया जाता है। जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो 10th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ब्लैक सॉइल है इसको और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कॉटन सॉइल जो है वो कौन सी होती है, तो वो ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, और इसमें जो फॉस्फोरिक कंटेंट होता है वो नहीं होता, ये उसमें लैक करती है। कई बार पूछ लेते हैं इज रिच इन या लैक्स, तो इट लैक्स इन फॉस्फोरिक कंटेंट। बाकी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम ये सब प्रेजेंट होता है। ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है। और ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू है उसमें बहुत ज़्यादा ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें मेल जैमेट्स होते हैं और जो प्रेजेंट होते हैं इन द एंथर्स ऑफ द फ्लावर। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जो लॉ है वो रिलेटेड टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है? सी इज द करेक्ट आंसर हियर। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू अ कंडक्टर तो हीट जनरेट होती है, और इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्यूरी भी कहते हैं। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो अगर हम ओम लॉ की बात करें तो दिस इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हो सकता है आपको इन सिंगल सिंगल पे भी आ जाए। न्यूटन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉ ऑफ मोशन किसने दिया, तो आंसर इज न्यूटन। और अगर न्यूटन्स लॉ कहा जाए किस पे बेस्ड है तो मोशन। ऐसे फैराडे जो लॉ है दैट इज रिलेटेड टू वोल्टेज। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो आपको बार बार रेपिटेटिव मोड में पूछे ही जाते हैं। तो आपको एकदम से रट जाना है इन क्वेश्चंस को ताकि आप स्कोर कर पाएं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्योंगयांग जो है वो किसकी, प्योंगयांग जो है किसकी कैपिटल है? नॉर्थ कोरिया की। ये ज़्यादातर न्यूज़ में रहती है ये कंट्री, और बाकी सब जो है उनकी भी देख लेते हैं। दिस इज हनोई। फनोम फनोम पेन कंबोडिया की है, और साउथ कोरिया की सियोल है। वियतनाम की हनोई, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग, कंबोडिया की फनोम पेन, और साउथ कोरिया की सियोल। इनमें से कौन से लीडर हैं जिनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आपने सुना होगा लाल बाल पाल, तीनों ट्रायो, तीनों में से जो लाल हैं वो लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, इसमें लाल में लाला लाजपत राय का नाम है। और इन्होंने 1917 में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका स्टार्ट की थी न्यूयॉर्क में। और जो हम लोग पंजाब नेशनल बैंक सुनते हैं उसकी इस्टेब्लिशमेंट की इनिशिएशन भी इन्होंने ही की थी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ फॉर्म ऑफ मार्शियल आर्ट। थंग था, ये मणिपुर की मार्शियल आर्ट है जिसमें जो थांग वर्ड है इसका मीनिंग है स्वॉर्ड, और जो ता वर्ड है इसका मीनिंग है स्पीयर। और अगर इस मार्शियल आर्ट को अनाम किया जाता है बिना किसी
इसमें से किसी चीज़ को यूज़ किए तो उसको उनकी लैंग्वेज में सरित सरक भी कहते हैं, जो फ्री हैंड किया जाता है। सो ये मार्शल आर्ट है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुके हैं वो लोग, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इसमें ऐड की हूँ। डैश इज अ हार्मफुल रेडिएशन इमिटेड बाय सन, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सुना हम सब ने होता है, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं तब पता नहीं क्यों माइंड में क्रैक नहीं करता, और घर आके भी हम यही कहते हैं कि इट वाज सो इजी। इसीलिए मैं बार बार कहूँगी किसी क्वेश्चन को इजी नहीं समझें, किसी भी चीज़ को ये मत समझें कि हमें आता है, बार बार सुनने की आदत डालो। जो हार्मफुल रेडिएशन है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, और ये इससे बहुत सारे स्किन कैंसर हो सकते हैं, सनबर्न हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। कई बार ये पूछा होता है कि कैटरेक्ट किससे होता है या स्किन कैंसर किससे होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होता है। और एक किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, फिर इंटेंसिटी कितनी थी, अब हम कितनी देर उन रेज में रहे, तो इन पे डिपेंड करता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सी रिवर है जो सूरत के थ्रू फ्लो करती है? दैट इज तापी रिवर। बी इज द करेक्ट आंसर। अब कोई भी रिवर हम पढ़ते हैं तो हमें रिवर के बारे में क्या जानना है कि रिवर का ओरिजिन कहाँ है, रिवर शुरू कहाँ से हो रही है। तो ये शुरू हो रही है मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश में ओरिजिन होती है मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट से। किन स्टेट से पास करती है? सबसे पहले हमने देख ही लिया, मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है, महाराष्ट्र है और गुजरात है, इन 3 स्टेट से पास करती है। फिर ये ड्रेन कहाँ करती है? अब इसकी ड्रेन तो ये करती है गल्फ ऑफ खंपात में, आगे जाके मतलब अरेबियन सी में मिल जाती है। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि 2 इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में 2 ही रिवर का ऑप्शन आता है, नर्मदा और तापी। और अच्छी चीज है कि दोनों ही मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है, जो नर्मदा है वो अमरकंटक से स्टार्ट होती है। तो आपको इन दोनों रिवर्स का नाम हमेशा याद रखना है, आपको कॉमन क्वेश्चन यही पूछा जाता है। और आपको इन रिवर्स में मतलब ताप्ती के ऊपर क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल, या फिर ये पूछा जाएगा वेस्ट फ्लोइंग 2 रिवर्स का नाम बताओ, किसी एक का दिया होगा। तो इस क्वेश्चन को एकदम आप 100% सोच लें कि आपने इसको हमेशा माइंड में रखना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मरकरी का ओर कौन सा है? तो दैट इज ए ऑप्शन, जिनाबार, जिसको कि मरकरी सल्फाइड भी कहते हैं, ये चीफ मिनरल ओर है। ऐसे जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, ये आयरन ओर। और बॉक्साइट, कई बार इस पे सिंपल क्वेश्चन पूछा होता है किसका ओर है, और मानो कि उस समय एग्जाम में आप लोगों को यही नहीं पता होती है, एल्युमिनियम का ओर है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपने जो सरमन्स दिए थे, जो प्रीच किया था, कौन सी लैंग्वेज में किया था? प्राकृत। डी इज द करेक्ट आंसर। इनके ऊपर सरमन को लेके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उन्होंने अपना पहला जो सरमन था, या पहला अपने डिसाइपल को जो पहला लेक्चर दिया था, वो कहाँ पे दिया था? तो वो डियर पार्क में दिया था, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के पास है, यूपी में। तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था। और कई बार ये पूछा होता है, धर्म चक्र परिवर्तन, ये जो इवेंट थी उनकी लाइफ की, जब उन्होंने पहला सरमन दिया, उसको वो लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लाइफ। तो अगर आपसे पूछे कि धर्म चक्र परिवर्तन जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, लॉर्ड बुद्धा के साथ जुड़ा हुआ है, उनके पहले सरमन के साथ जुड़ा है। उन्होंने जो पहला लेक्चर डियर पार्क सारनाथ में दिया था, उसको वो लोग टर्म करते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। आगे, इनमें से कौन सी स्टेट है जहाँ पे छपार मेला लगता है? किसी भी स्टेट का कोई फेयर है या फेस्टिवल है या कोई डांस है, वो क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये पंजाब में लगता है, लुधियाना में, गुग्गा पीर की याद में लुधियाना में बहुत बड़ा मेला लगता है हर साल। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से लीस्ट रिएक्टिव बेसिक एलिमेंट कौन सा है ग्रुप 17 का? ग्रुप 17 मीन्स हैलोजेंस, और लीस्ट रिएक्टिव इसमें कौन सा है? आयोडीन है। ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड पीरियोडिक टेबल? बड़ा कॉमन क्वेश्चन। आंसर इज दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, उन्होंने इसको ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को 1869 में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल नेम
जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है किसका केमिकल नेम है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का नेम है। हम लोग जानते हैं कि ऑन हीटिंग जिप्सम वी गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको बोन्स को जोड़ने के काम आता है और भी बहुत सारे कामों में लाया जाता है इसको। और अगर हम बाकी देखें, जैसे इसमें बेकिंग सोडा दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा पे कितनी बार क्वेश्चन आता है। कई बार आपको पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट को लोकली क्या कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है। तो आपको इन क्वेश्चन इन चीज़ों को एकदम रट लेना है अच्छे से, क्योंकि आपको बार-बार पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, और इसमें भी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होके इन दोनों को इंटरमिंगल कर जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल इन स्काई बिकॉज़ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उसके चलते क्या होता है, जो लाइट हो बेंड करती है बिकॉज ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो लाइट रिफ्रैक्ट करती है सब जगह। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा फ्लेरेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो विचूरिया बैंक्रॉफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा, इसमें दो तीन तरह की जो राउंड वॉर्म है वो इस डिजीज़ के कॉजेटिव एजेंट है, लेकिन विचूरिया बैंक्रॉफ्टी जो है वो मैक्सिमम 90 प्लस जो केसेस हैं उनके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको इस नाम को याद रखना है। जो फ्लेरेसिस है इसको हाथी पाँव डिजीज़ भी इंडिया में कहते हैं, एलिफेंटाइटिस भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि इंसान के जो लोअर लिम्स होते हैं, जैसे पैर, घुटना, सब बहुत बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, हद से ज़्यादा। और इंडिया में ये विचूरी बैंक्रॉफ्टी के चलते ही फैलता है, और इसको ट्रांसमिट करते हैं मॉस्किटोज़। ये मॉस्किटो से फैलता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रिजिया जो है ये कंसंट्रेटेड, ये मिक्सचर है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किस रेशो में? 1:3। ये क्वेश्चन भी कॉमन है, आपने सुना होता है, लेकिन एग्जाम में हम इस रेशो को भूल जाते हैं। 1:3 की रेशो है, और ये किस लिए? इसमें इससे नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, इसको रिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी वो कब पब्लिश हुई थी? ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1918 में, और यही बेसिस बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। इसमें जो एडविन मॉन्टेगे थे वो सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया थे उस समय, और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो वॉइस रॉय थे इंडिया के उस समय। वो उस समय वॉइस रॉय थे, 1916 से 21 तक वही वॉइस रॉय थे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है? आंसर है वेनिला। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जिसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है जब वो उसमें जब उसको एसिडिक सोल्यूशन में या बेसिक सोल्यूशन में डालें, तो दोनों में अलग तरह की स्मेल देता है वो सोल्यूशन। तो इसमें अनियन को भी यूज़ करते हैं, ये जो लौंग का तेल होता है क्लोव ऑयल, ये भी यूज़ होता है, और वेनिला एक्सट्रैक्ट भी यूज़ होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी में 30 डेज होंगे व्हेन? 400 साल बाद। आफ्टर एवरी 400 ईयर्स फरवरी में 30 ईयर्स होते हैं। हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं उसमें 28 या 29 डेज होते हैं, और लेकिन कुछ कैलेंडर्स में फरवरी के डेज 30 ऑलरेडी भी होते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर है उसका मेन फीचर क्या है? उसका मेन फीचर है विमाना। जो शिखर है वो नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन दोनों को एक दूसरे से अलग यही दो चीज़ करती है कि ये साउथ इंडिया का है और ये नॉर्थ इंडिया का है। अभी जो राम मंदिर बन रहा है उसमें नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, शिखरा स्टाइल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ या ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज दी थी? दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है वो किसने दी है? दादा भाई नौरोजी ने दी है। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने ये जो थ्योरी थी ये पहली बार मेंशन की थी अपनी बुक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और आप अपनी प्रीवियस ईयर देखना, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसने लिखी है? ये बुक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। और फिर इन्हीं की इसी थ्योरी को आगे सब ने फॉलो भी किया था,
जैसे कि जो आरसी दत्त हैं, उन्होंने भी अपनी बुक लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। इनमें से कौन सा एक मिक्सचर है? इनमें से कौन सा मिक्सचर है? तो सी वाटर मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वो होता है जिसमें 2 या 3 सब्सटेंस किसी भी प्रपोर्शन में ऐड किए हों। तो जो सी वाटर होता है उसमें पानी के साथ-साथ सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। लेकिन सी वाटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बेसिक फीचर थ्योरी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वो किस किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी? तो वो दी थी केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 1973। इस साल ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसी साल सितंबर में ही केशवानंद भारती की डेथ हुई है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, जब भी कोई पर्सनालिटी न्यूज़ में होती है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में दोबारा पूछे जाते हैं। और बेसिक फीचर थ्योरी के बारे में एक पॉइंट में बता देती हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इन चीज़ों को पार्लियामेंट कभी भी चेंज नहीं कर सकता। ये वो फिक्स पार्ट हैं जिनको जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑथर ऑफ एनिमल फार्म कौन सा है? जॉर्ज ऑरवेल। आप जानते हैं हम हर सीरीज में कुछ कुछ बुक्स को, फेस्टिवल्स को डिस्कस जरूर करते हैं, क्योंकि दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे, सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन बिकॉज, क्योंकि इट स्टार्ट्स बर्निंग इन एयर। जो सोडियम और पोटाशियम होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर की प्रेजेंस जब भी हो एयर में, तो ये फायर कैच कर लेते हैं। तो इसीलिए एक्सीडेंट ना हो, दे आर इमर्ज्ड इन केरोसिन। इनमें पीआईएल की फुल फॉर्म क्या है? पीआईएल वो वर्ड है जो हमने नॉर्मली ही सुना होता है, किसी भी केस में हम सुनते हैं पीआईएल कोर्ट में, मतलब उसमें पीएल फाइल किया है, तो वह है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या है कि कोई भी पर्सन अगर देखता है कि सोसाइटी में कोई दिक्कत है, तो वो उसके लिए केस फाइल कर सकता है, कि दूसरा पर्सन दूसरे के लिए क्लेम कर सकता है। तो इस कंसेप्ट को इंडिया में लॉन्च किसने किया था? पीएन भगवती। और ये लिया कहाँ से गया है? यूएस से। पीआईएल का जो ओरिजिन है वो यूएस से है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ ट्रेन वर टू, अगर कोई ट्रेन लाइट की वेलोसिटी के साथ मूव करती है, जो नहीं कर सकती, तो उसकी लेंथ क्या होगी? तो उसकी लेंथ 0 होगी, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो लेंथ है वो श्रिंक करने लगती है उस डायरेक्शन में जिसमें में मूव करते हैं। और अगर हम बात करें कि टू मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उसकी जो लेंथ है दैट विल बिकम 0। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, उसको किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया? तो उसको 1935 में इस्टेब्लिश किया गया, अप्रैल 1 1935 में। और पहले इसके जो हेडक्वार्टर्स थे वो कलकत्ता में थे, लेकिन 1937 से इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कई बार पूछा जाता है कि आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो मुंबई में है। और ये ओरिजिनली प्राइवेटली ओन थी, लेकिन 1949 को नेशनलाइजेशन के बाद ये फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से टेम्परेचर का ऐसा यूनिट कौन सा है? दैट इज केल्विन। बी इज द आंसर। कितने लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सेल्सियस शायद ऐसा यूनिट है, लेकिन केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। जो एम्पियर है वो करंट का ऐसा यूनिट है। कैंडेला जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है। और जो मोल है वो ऐसा यूनिट ऑफ सब्सटेंस है, ऑफ अ सब्सटेंस। तो जो जो ऑप्शंस मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, प्लीज उनको यूजलेस नहीं समझें, उनको याद रखें। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी बहुत बार न्यूज में होता है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। कब फॉर्म हुआ? इन 1944 ब्रेटन वुड्स में। ये भी यूएस में है। ये फैक्ट भी आपको टर्न बाय टर्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस समय वहां की जो जो चेयरमैन है वो कौन है? वहां की चेयरमैन है क्रिस्टिना जॉर्जिविया।
क्रिस्टेलिना जॉर्जिविया वहाँ की चेयरपर्सन है। और इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जब भी कोई इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में अपॉइंट होता है तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। इंडिया की जो गीता गोपीनाथ है वो इस समय चीफ इकोनॉमिस्ट है वहाँ से, अक्टूबर 2018 से। गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ में, और वहाँ की जो चेयर विमेन है इस समय वो क्रिस्टेलिना जॉर्जिविया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड गेज की रेलवे ट्रैक की विड्थ क्या है? आंसर इज 1676। अब इंडिया में 4 तरह के जो गेज हैं वो हैं। ब्रॉड गेज तो हमने देख लिया 1676, और अगर हम ब्रॉड गेज में दूसरा जो है वो है 1000, और अगर हम नैरो गेज की बात करें तो एक है 762 और एक है 610। दिस इज 762। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल। जनरल असेंबली को, क्योंकि जो 2020 है वो 75th एनिवर्सरी मना रहा है, इसका सेशन है जनरल असेंबली का। ठीक है, इस स्टार्ट कब हुआ था? 1945 में, और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का। इसके 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें से कि जनरल असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इसका। इसी के साथ हमारा जो आज का डिस्कशन है वो ख़त्म होता है। हम लोग हर क्लास में, आप लोग जानते हैं कि 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको ज़रूर फीडबैक मिलेगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।